आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हैं और उसके बचने के उपाय क्या हैं। पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल में गर्मी को रोकती है, जिससे ग्रह गर्म हो जाता है और इस वार्मिंग का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसमें बर्फ़ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, अधिक चरम मौसमी घटनाएं और पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवन में व्यवधान शामिल है। जैसे से मानव आबादी का झुकाव हुआ है, वैसे वैसे जीवाश्म ईंधन की मात्रा भी जलती गई, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 1970 के दशक में सर्वप्रथम वालेस चश्मतबुरेकी ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। ग्लोबल वार्मिंग का पूरा जो इमिशन होता है, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 60% योगदान है और मीथेन 25% इसके लिए भी जिम्मेदार है। 1861 में अभी तक लगभग 1861 से अभी तक लगभग पृथ्वी का औसत तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। नीचे आप देख सकते हैं, फिगर में समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट फिगर है उसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर बढ़ा है पिछले 50 सालों में, यानी 1973 से लेकर के 2023 तक में, है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है और अब तापमान इतना ज़्यादा निरंतर बढ़ता गया है कि आज के डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखते हैं कि 1973 में जो है वो -1.0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के अभी तक जो है अभी 1.4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ग्रोथ कर गया है। अगर आप दूसरे फिगर में देखते हैं तो उसमें देखिए कि ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है उसको दिखाया गया है, जो कि 1880 से 2020 तक को प्रदर्शित करता है। इसमें 1880 जो है उसमें दिखाया गया है कि जो एनुअल जो मीन जो टेम्परेचर है वो -0.2 डिग्री सेल्सियस था, जबकि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2020 में 1.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक स्तर पर बढ़ गया। अब हम लोग समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारणों को यहाँ पे दिखलाने का प्रयास किया गया है। उसमें पहला जो है वो वनों का विनाश है, जो बड़े पैमाने पर आज के डेट में वनों को काटा जा रहा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंधाधुंध संसाधनों का दोहन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। बड़े पैमाने पर कल कारखानों से निकलने वाली गैसें का उत्सर्जन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसों का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन हो रहा है आज के समय में। AC, फ्रिज और शीतलन घर से निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का जो उपयोग किया जा रहा है, उसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, रेलवे या फिर अन्य जो जिसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बड़े पैमाने पर हो रहा है। कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक हानिकारक गैसें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ में ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं उसके कारण उससे निकलने वाला जो धुआं राख जो होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। और वैज्ञानिक कृषि, आज के चूँकि इंडिया एक जो है कृषि प्रधान देश है, तो उसमें जो खेती होती है बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन यहाँ जो खेती की जाती है वो अवैज्ञानिक तरीके से की जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। आप इस फिगर को देख सकते हैं, इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो वेस्ट है उससे 5% जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है इमिशन होता है। एग्रीकल्चर से 30% ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित है। और एनर्जी यानी जिससे हम रिसोर्स प्राप्त करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जिससे कि थर्मल पावर वगैरह ये सब जो यूज़ किया जाता है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसमें जो है 26% जो है कार्बन इमिशन होता है। यानी जो थर्मल एनर्जी हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें 26% जो योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री से 2% जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। और
जो ट्रांसपोर्टेशन है, पूरे विश्व में जितने सारे ट्रांसपोर्टेशन हैं उसमें 37% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का योगदान है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण है उसमें एक नहीं कई सारे मुद्दे हैं जिसको कि दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है उसके कारण क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है या फिर पृथ्वी पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसमें समझने का हम प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बहुत बड़ा था तो इम्पैक्ट भी उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो हम इसको देखने का प्रयास करते हैं अब कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हैं। तो पहला जो है वो ग्लेशियर का पिघलना। आज के डेट में ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघलते जा रहे हैं जिसके कारण जो है अभी हम हाल फिलहाल की चर्चा को सुन सकते हैं जिसमें कि बैंकॉक डूबने वाला है, मालदीव डूबने वाला है ना। और भी जो द्वीपीय जो शहर हैं या द्वीपीय कंट्री हैं वो भी डूबने के कगार पे है। इंडिया का जो दक्षिण इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु वगैरह, इन सब रीजनों में किनारे किनारे जो समुद्र किनारे वाला जो पार्ट है वो आने वाले समय में भी समुद्र में डूब जाएंगे। जंगल में आग लगना, आज के समय में फॉरेस्ट फायर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जंगलों का आग बड़े पैमाने पर हो रहा है जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में आग लगी है। इसके अलावा जो अमेरिका में भी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई थी। और 2021 के आसपास में है ना, 2021 के जो है वर्षों में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े पैमाने पर जो है वो फॉरेस्ट फायर हुए जिसके कारण पूरी की पूरी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बर्बाद हो गया। और इसके बाद है समुद्र के जल स्तर वृद्धि। जब ऑलरेडी जब गर्मी बढ़ रही है तो समुद्र के जल स्तर में भी जो है जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि होगी। बार बार सूखे और बाढ़ की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वर्षा के रूप में परिवर्तन, कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी वर्षा कम होती है, कभी होती ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया है। प्रवाल भित्ति का विनाश है ना। आज के डेट में जो है कोरल ब्लीचिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, खास करके जो समुद्री प्रदूषण के कारण और तापमान बढ़ने के कारण, क्योंकि उसके लिए जो है अनुकूल जलवायु जो है वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है जिसके कारण जो है उनका विनाश होता जा रहा है। सागरीय जल का तापमान बढ़ने से प्लैंकटन का विकास हो रहा है जो कि मछलियों का मुख्य भोजन है। वो क्या हो रहा है कि गर्मी बढ़ने के कारण जो होता है वो जो है वो उपज ही नहीं पाते हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। भारी मात्रा में जनसंख्या का प्रवासन हो रहा है। बार बार बाढ़, सूखे और विभिन्न प्रकार के विभीषिका के कारण क्या होता है कि जो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है। बाढ़ जब आती है तो उसको बड़े जनसंख्या के समूह को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है। हाल ही के दिनों में आए सीरिया का बाढ़ में बहुत सारे लोग मारे गए है ना। और आए दिन जिस कंट्री में जब बाढ़ आते रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या को जो है बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के कारण बड़े पैमाने पर जो है माइग्रेशन होता है। पेयजल का संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो समस्या बढ़ता जा रहा है। जैव विविधता का विनाश हो रहा है ना, बायोडाइवर्सिटी। और जो आप देखते हैं कि अब भारत में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सारे जगहों पे जो है जो जैव विविधता है वो धीरे धीरे उसका ह्रास होता जा रहा है। कई प्रजातियों विलुप्त होने का खतरा हो गया है। और उत्तरी ध्रुव में सील तथा ध्रुवीय भालू एवं दक्षिणी ध्रुव में पेंगुलिन के अत्यधिक भोजन संकट जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि जब वो बर्फ़ जमेगा ही नहीं, बर्फ़ पिघल जाएगा तो फिर वो शिकार कैसे करेंगे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या है और वो खतरे में उनका जो जीवन है वो खतरे में आ गया है। भारत के औसत वर्षा में पूर्वी क्षेत्रों में कमी आई है और जो पश्चिमी क्षेत्र में वो धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती जाएगी। यानी जो पूर्वी क्षेत्र का जो बंगाल की खाड़ी के द्वारा जो मानसूनी वर्षा होती थी भारत में उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी और पश्चिमी भारत में जो है उसका जो मात्रा वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसके कारण जो है क्लाइमेट चेंज बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो है रोकने के क्या क्या उपाय हैं, तो उसको हम देखते हैं। पहला जो है उसमें है हरित गृह गैसों का उत्सर्जन को कम करना चाहिए और उद्योगों वाहनों से उत्सर्जन के लिए पर्यावरण मानक को कड़ाई से पालन करना चाहिए। जैसे BS7 यानी भारत स्टेज 7 का जो नियम है उसको लागू करना चाहिए पूर्णतः कड़ाई तरीके से, ताकि जो है जो ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है उसको कम किया जा सके।
पर्यावरण संबंधित नियम का भी कड़ाई से पालन करना चाहिए। जितने सारे जो पर्यावरण संबंधित जो नियम बनाए गए हैं, चाहे वो विश्व में हो चाहे भारत में हो, उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि लोग इसके महत्व को समझें। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। भारी मात्रा में पेड़ लगाना और जंगलों की कटाई पर भी रोक लगाना होगा। हमें अच्छे ऊर्जा उपायों पर ध्यान देना होगा, खास करके सोलर, विंड, टाइडल, हाइड्रो, एटीसी, ये सब जो है हमें एनर्जी पे विशेष ध्यान देना होगा ताकि जो है जो थर्मल एनर्जी है उसको जो थर्मल एनर्जी के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको काफ़ी कम किया जा सके, है ना, जिसके कारण जो है जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो कम हो। और जीवाश्म ईंधन का उपयोग न के बराबर करना पड़ेगा, तभी जा करके ये संभव है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो लोगों को जागरूक करना, ये काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और जब तक कि पर्यावरण के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद।